नमस्कार बच्चों। आज हम भारत की खोज पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 जिसका शीर्षक अहमदनगर का किला है का अध्ययन करेंगे। नेहरू जी लिखते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, अर्थात भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक जेल यात्राएं की। अहमदनगर के किले वाली जो जेल यात्रा थी यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यहाँ नेहरू जी अहमदनगर के किले में पहुँचने वाले दिन के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुने। सामान्य रूप से एक महीने में 30 दिन होते हैं। इस 30 दिनों को आगे 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग में 15-15 दिन आ जाते हैं। 15 दिनों के समय को पक्ष कहा जाता है। तो इस तरह एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है जबकि दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष का जो समय होता है ये पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय होता है, जबकि शुक्ल पक्ष का समय यह अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय होता है। तो तीसरी पंक्ति में नेहरू जी ने बताया है कि जब वे अहमदनगर के किले में पहुँचे थे तब कौन सा दिन था। असल में उस दिन शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था और उस दिन शुक्ल पक्ष के दूज का चांद जो था उसने उनका स्वागत किया था। यानी अमावस्या के बाद जो दूसरा दिन आता है उस दिन के बाद जो रात आती है उस रात में निकलने वाले चांद ने उनका स्वागत किया था। आगे वे लिखते हैं शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। आगे लिखा गया है तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। कारावास एक कठिन शब्द है जिसका अर्थ है जेल में रहने की अवस्था। तो वो बता रहे हैं कि उनके आने से लेकर उनके वहाँ रहने तक जब जब नया चांद निकलता है तब तब वे नया चांद उन्हें याद दिलाता है कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत गया है, यानी ख़त्म हो गया है। इस तरह वे इशारा कर रहे हैं कि उन्हें जेल में समय के बारे में पता किस प्रकार चलता है, किसके माध्यम से चलता है। चांद के माध्यम से पता चलता है कि कितना समय बीत चुका है उनको आए हुए। आगे वह लिख रहे हैं चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो यहाँ नेहरू जी आशावादी हैं और वे कह रहे हैं, एक तो वे कह रहे हैं कि चांद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी शब्द का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला और सहचर शब्द का अर्थ होता है साथ चलने वाला। और आगे वे लिख रहे हैं कि वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो उनका कहना है कि चांद उन्हें इस बात का विश्वास दिला रहा है कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आएगा, अर्थात गुलामी के बाद आज़ादी की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे 3 तस्वीरें, एक तस्वीर देकर उसके बारे में बताया गया है कि वह तस्वीर किससे संबंधित है। तो यह तस्वीर अहमदनगर के किले में पाए जाने वाले कमरा नंबर 8 की तस्वीर है, जिसमें नेहरू जी ने सन 1942 से लेकर 1945 तक कारावास का जीवन व्यतीत किया था। आगे उपशीर्षक है अतीत का भार। अतीत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ और भार शब्द का अर्थ होता है बोझ।
चलिए अब इसका अध्ययन करते हैं। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि दूसरी जेलों की तरह मैंने अहमदनगर के किले में आने के बाद भी यहाँ मैंने बागवानी का कार्य शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। जहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी, क्योंकि एक तो मिट्टी पथरीली थी, दूसरी मिट्टी जो इमारतों के गिरने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनसे भरी पड़ी थी। आगे वो इस स्थल की ऐतिहासिक महत्ता बता रहे हैं कि यह स्थल है, ये ऐतिहासिक महत्व वाला स्थल है। इस स्थल ने बीते हुए समय में कई युद्ध व राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। दुर्भी संधियाँ शब्द का अर्थ होता है षड्यंत्र। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। नेहरू जी बता रहे हैं कि इस स्थल का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। आगे वे बता रहे हैं कि यदि हम घटनाओं के आधार पर इसका विश्लेषण करें, इसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जो इसके इतिहास में महत्व रखती हैं, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। आगे वे इस स्थल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बता रहे हैं। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो ये जो घटना है ये एक इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि पिछले सत्र में इसी पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था कि चांद बीबी कौन थी। तो चलिए अब जानते हैं। चांद बीबी एक सुंदर व साहसी महिला थी, जिसने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए मुग़ल सम्राट अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। नेतृत्व का शब्द का अर्थ होता है अगुवाई करना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टीम के कप्तान हो, तो आप मान लो आप क्रिकेट की टीम के कप्तान हो, तो आप टीम के अन्य सदस्यों को बताते हो कि फील्डिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है या बैटिंग कैसे करनी है। तो आप उनको समय समय पर इंस्ट्रक्शन समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते हो। तो इसी को कहते हैं नेतृत्व करना। परंतु चांद बीबी की हत्या किसके हाथों हो गई? उन्हीं के एक आदमी के हाथों हो गई थी, यानी चांद बीबी के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको मार दिया गया था। आगे लिखा गया है, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। चूँकि नेहरू जी वहाँ पर बागवानी का काम करते थे, तो खुदाई के दौरान उन्हें ज़मीन की सतहें यानी जो ऊपरी तय होती हैं उसके नीचे उन्हें क्या मिला था? पुरानी दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों यानी इमारत का अर्धगोलाकार शिखर भाग जो होता है उसे गुंबद कहते हैं, और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से उसकी मंजूरी मिली और ना ही हमें इस काम को जारी रखने के साधन थे। बता रहे हैं कि वो खुदाई के कार्य को आगे जारी नहीं रख सके। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो क्योंकि भारत गुलाम था और भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था,
तो भारतीयों को अपने ही देश में खुदाई के अधिकार नहीं थे, उनको अंग्रेज़ों के अनुसार ही जैसे अन्य कार्य करने पड़ते थे, वैसे ही खुदाई का कार्य भी उन्हीं के आज्ञानुसार करना पड़ता था। तो एक तो उन्हें खुदाई के लिए ऊपर से मंजूरी प्राप्त नहीं थी, दूसरा उनके पास खुदाई के लिए जो सामान और जो सामग्री ज़रूरी रहती है, वो जो साधन ज़रूरी रहते हैं, वो भी कम थे। अब आगे लिखते हैं, अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। कुदाल खुदाई में प्रयोग होने वाला एक उपकरण होता है। नेहरू जी लिख रहे हैं कि क्योंकि मेरे पास एक तो साधनों की कमी थी, दूसरा मेरे पास खुदाई के लिए अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं मिली थी, तो इस वजह से मैंने खुदाई का काम छोड़कर लिखना शुरू कर दिया। हाथ में कलम उठाने का मतलब होता है लिखना शुरू कर देना। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। वो आगे लिख रहे हैं कि मैंने लिखने के लिए कलम तो उठा ली है, पर मुझे पता है कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और अपने कर्म यानी अपने कामों के ज़रिए जो मेरा वर्तमान है, जो मेरी वर्तमान स्थिति है, उसको मैं अपने अनुभव यानी अतीत का हिस्सा ना बना लूँ। ऐसा ना हो जाए कि वो मेरा अतीत बन जाए और मेरा वर्तमान जो है वो आज़ाद हो जाए। जब तक वैसा नहीं कर लेता, तब तक मुझे पता है कि मैं उसके बारे में नहीं लिख पाऊँगा। क्योंकि यहाँ भी समस्या क्या है, यहाँ भी वही है, गुलाम भारत में भारतीयों को अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार लिखने की भी आज़ादी नहीं थी, उन पर कई सारी पाबंदियाँ थीं। आगे वो लिख रहे हैं कि ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का संदेश लाने वाला, और अख्तियार शब्द का अर्थ होता है अधिकार या धारण करना। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ना तो पैगंबर हूँ, क्योंकि अगर मैं पैगंबर होता तो मैं भविष्य के बारे में भी लिख लेता। आगे बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। यहाँ वो बोल रहे हैं कि वर्तमान के बारे में मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में मेरे ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ हैं। भविष्य में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मैं पैगंबर तो हूँ नहीं जो मैं भविष्यवाणी कर सकूँ, क्योंकि भविष्य में ऐसा होगा, आने वाले समय में ये होगा। और अंत में वो बोल रहे हैं कि अब सिर्फ बात रह जाती है अतीत की। मेरे पास एक ही विकल्प यानी ऑप्शन बचता है, और वह है अतीत के ऊपर लिखने का, यानी बीते हुए समय पर लिखने का। परंतु मैं वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतिहासकारों और विद्वानों की तरह जो विद्वतापूर्ण शैली होनी चाहिए वह नहीं है। यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि इतिहास लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य है, उसके लिए हमें बहुत ध्यान व हमारे में बहुत हुनर व शैली का होना ज़रूरी होता है, और वो बता रहे हैं कि उनमें वह हुनर व शैली नहीं है। आगे वे लिखते हैं, मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। फिर वो उनको पता है कि वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में नहीं लिख सकते वो, तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, और वह कहते हैं कि जैसे मैं पहले किया करता था मैं वैसे ही कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो आज के विचार चल रहे हैं और आजकल जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके बीच एक संबंध स्थापित करके, यानी सीमा में रहते हुए मैं उसके संबंध में लिख डालूं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यहाँ वो एक विद्वान के कथन की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो रास्ता मैंने चुना है, बीच का रास्ता, अपने विचारों और क्रियाकलापों के बीच में संबंध स्थापित करके लिखने का, उसके बारे में गेटे ने एक बार लिखा था कि अतीत के भारी बोझ से ऐसा जो लेखन है कुछ सीमा तक तो राहत दिलाता है। यानी आपके अंदर जो लिखने की इच्छा होती है ना, तो अगर आप ये वाला रास्ता अपनाते हो तो आपको एक हद तक राहत यानी आराम मिलता है। एक तो आप अपने लिखने की इच्छा को पूरी कर लेते हो,
और दूसरा आपको समझौता भी नहीं करना पड़ता है। आगे है अतीत का दबाव। इस उपशीर्षक में कौन से विचार हैं, चलिए जानते हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत शब्द का अर्थ होता है प्रभावित। नेहरू जी बता रहे हैं कि अतीत यानी पुराने अर्थात बीते हुए समय का जो भी दबाव हो, चाहे वो भला हो या बुरा, यानी अच्छा हो या बुरा, वो प्रभावित अवश्य करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू यानी दम हमारी सांस को घोटने वाला यानी रोकने वाला भी होता है। कभी कभी ये दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो वो बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति का अतीत इतना समृद्ध, इतना अमीर हो, तो उसको उस पर भी स्वतंत्र रूप से लिखने की आज़ादी ना हो, तो वो जो भार है ना, वो भार दम घोटने के समान प्रतीत होता है। आगे नेहरू जी लिख रहे हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है। विरासत शब्द का अर्थ होता है उत्तराधिकार में मिला धन, जहाँ धन शब्द से अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं है। यह धन संस्कारों का भी हो सकता है, यह धन पैसों वाला भी हो सकता है, यह धन जमीन जायदाद वाला भी हो सकता है, या यह धन आपके आचार विचार भी हो सकते हैं। तो नेहरू जी खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी विरासत क्या है, आखिरकार मुझे अपने पूर्वजों से मिला क्या है, मैं किसका उत्तराधिकारी हूँ, मतलब मैं किसका वारिश हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे उत्तराधिकारी के तौर पर मिली हैं, क्या उन सब का जिसे मानवता ने सदियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया। तो वो बोल रहे हैं कि क्या उनका उस विरासत का मैं उत्तराधिकारी हूँ जिसे मानवता यानी मानव, सभी मानवों की ओर वो इशारा कर रहे हैं, जिसे मानवता ने हज़ारों सालों के दौरान हासिल किया यानी प्राप्त किया। आगे लिख रहे हैं उसकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं। तो वो आगे अपनी विरासत के कुछ उदाहरण बता रहे हैं कि मैं इसका वारिस तो नहीं हूँ जो मुझे विजय मिली थी, मानव मात्र को जो विजय प्राप्त हुई थी, जो जीत प्राप्त हुई थी, उससे पैदा होने वाली खुशी का, या जो उनको हार प्राप्त हुई थी उससे पैदा होने वाले दुख का व पीड़ा का, जहाँ मानव ने जो पुराने समय में बहुत आश्चर्य कर देने वाले, हैरान कर देने वाले साहसिक कार्य थे, उनका मैं किनका वारिस हूँ। तो आगे वो लिख रहे हैं कि मैं इन सब का वारिस हूँ, मुझे ये सारे के सारे विरासत में मिले हैं। आगे वो लिख रहे हैं साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। इन पंक्तियों में हमें नेहरू जी के दृष्टिकोण यानी नज़रिया अर्थात विचारधारा के बारे में पता चलता है कि नेहरू जी को अपने देश की अमीर विरासत पर तो मान था ही था, परंतु साथ ही वो संसार में रहने वाले, पाए जाने वाले हर मनुष्य से प्रेम करते थे, हर मनुष्य के प्रति उनके हृदय में प्रेम था। तो वो बोल रहे हैं कि भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है, मतलब एक विशेष बात है, परंतु वो विशेष होते हुए भी अनोखी नहीं है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों से अलग नहीं हो सकता है। यहाँ इशारा इस ओर है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो चाहते ना चाहते हुए दूसरे प्राणियों से किसी न किसी रूप से जुड़ा ही रहता है। इस समाज में एक अकेले मनुष्य का रहना संभव नहीं है, उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ इस ओर इशारा है। आगे लिख रहे हैं अलबत्ता यानी निस्संदेह
एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। वो बोल रहे हैं निस्संदेह एक बात हम सब पर लागू होती है, हम सब भारतवासियों पर लागू होती है। और ये हमारे खून, हमारे मांस और हमारी जो अस्थियां होती हैं वो उसमें समाई हुई हैं, यानी उसमें बहुत अच्छे से वो रमी हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। तो वो बोल रहे हैं जो हमारी अमीर विरासत थी, उस विरासत की वजह से हमारा जो वर्तमान रूप है वो बना है, और जो हमारा आने वाला रूप होगा वो भी उसी की वजह से बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए हैं। नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं कि जो उनको विरासत के रूप में धन प्राप्त हुआ है, चाहे संस्कारों का धन, ज़मीन जायदाद का धन, आचार व्यवहार का धन, वो जो भी धन प्राप्त हुआ है, उस धन को वर्तमान समय पर, उस विरासत को वर्तमान समय पर कैसे लागू किया जाए। क्योंकि वर्तमान समय जो था, जिस समय ये पुस्तक लिखी जा रही थी, उस समय तो भारत गुलाम था। तो भारत जो कि पुरातन समय में इतने अमीर सभ्यता का वारिस था, वो वर्तमान में ऐसे कैसे हो गया और उसको कैसे इससे बाहर निकाला जाए और इस पर जो अतीत की अमीर विरासत को कैसे लागू किया जाए, ये जो विचार थे नेहरू जी के मन में बहुत देर से, बहुत लंबे समय से चल रहे थे, यानी उनको घर किए हुए थे। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि मैं इसी विषय पर लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। वो बोलते हैं उनको मालूम है कि जो विषय उन्होंने चुना है वो ना केवल कठिन है बल्कि जटिल भी है। तो वो उस विषय की कठिनाई और जटिलता उन्हें डरा रही है और उन्हें लग रहा है कि क्या वे सच में इसमें कामयाब हो पाएंगे। आगे वे लिखते हैं, मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो वो आगे कह रहे हैं कि उनको इस बात का इल्म तो है ही है, इस बात की जानकारी है कि वह इस विषय पर केवल ऊपरी तौर पर ही लिख सकते हैं, क्योंकि उनमें वह शैली, वह कला, वह हुनर नहीं है कि वह बहुत गहराई से इस विषय पर लिख सके, इस विषय को छू सके। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ में आए विचारों, जो विचार हैं, उससे आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।